यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो हुआ वो अंत की तरफ जा रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। यूजीसी पर जो हो रहा है उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ की सत्ता पर खतरा मंडराने लगा है। कैसे? मैं सीधे भरत जी के पास चलूंगी और पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी और आप इससे समझ जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता को खतरा कैसे होने वाला है। भरत जी, देखिए प्रज्ञा जी, एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है यहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ, दो तरफ से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला हुआ है। पहला हमला शंकराचार्य को रोकने के बाद योगी आदित्यनाथ की जितनी किरकिरी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी किरकिरी हुई है, आज तक के इतिहास में प्रज्ञा जी नहीं हुई। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी संत को इतना बेइज्जत किया जाए। चलिए, ये मसला एक किनारे हो गया। इस्तीफे हुए, उधर से इस्तीफे, इधर से इस्तीफे। दूसरी तरफ दिल्ली से एक बम गिरता है योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर। वो बम 13 जनवरी को गिरता है और उस पर 13 जनवरी को गिरे हुए बम पर विस्फोट होता है प्रज्ञा जी 24-25 जनवरी के बाद होना शुरू होता है। 13 जनवरी से 24-25 जनवरी तक सब सन्नाटे में रहते हैं और उसके बाद अचानक विरोध प्रदर्शन, धरने, फलाना ढिमकाना सब उत्तर प्रदेश के भीतर होने लगता है। और ये मैसेज जाता है कि ये सरकार, भाजपा की सरकार, ये सरकार सवर्णों की सरकार नहीं है। हम जिसको लेकर के आए थे, सवर्णों के मन में एक मैसेज गया कि हम जिसको लेकर के आए थे, हम जिसको सनातनी समझ कर लेकर के आए थे, हम जिसको हिंदू हृदय सम्राट समझ कर लेकर आए थे, जिसको हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने वाला समझ करके लेकर आए थे, जिसको हम देश बचाने वाला समझ करके लेकर आए थे, जिसको हम विश्वगुरु बनाने वाला बता कर लेकर के आए थे, जिसको हम ये समझ करके ले आए थे कि दुनिया में हमारा डंका बजाएंगे और शेर पाला हमने 56 इंच की छाती हो जाएगी, वो सब एक साथ चकनाचूर हो गया, धराशायी हो गया। प्रज्ञा जी, मैंने पान की दुकानों में, चाय की दुकानों में, गांवों में, खेतों में, खलिहानों में लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अब की बार वोट मांगने आए तो बताएंगे। अब नरेंद्र मोदी का चुनाव है बाद में, उससे पहले है योगी आदित्यनाथ का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। सबसे ज्यादा इसका डेंट किसी को भुगतना पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है वो है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की सरकार हटाना चाहती है। कई बार ये मैसेजेस, कई बार ये अफवाहें, कई बार ये खबरें, कई बार ये सारी चीज़ें होती हुई हमने देखी हैं प्रज्ञा जी। तो योगी आदित्यनाथ चारों तरफ से आज की तारीख में घिरे हुए हैं। इतना कठिन समय कभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए आज तक नहीं आया। और कोड़ पे खाज एक चीज़ और हो गई है कि जिन योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर ये कहा था मोहित खान नाम के उस व्यक्ति के लिए, अयोध्या के उस समाजवादी पार्टी के व्यक्ति के लिए, कि वो नाबालिग से रेप केस में संलिप्त है, और विधानसभा में खड़े होकर इस बात को कहा था, उसको कोर्ट ने, उस व्यक्ति को कोर्ट ने बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। चारों तरफ योगी आदित्यनाथ की किरकिरी हो रही है, पहली बात। दूसरी बात प्रज्ञा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आज तक किसी भी केस में आपने ये देखा होगा कि सरकार अड़ी रहती है, तारीखें लेती है और ये कहती है कि पक्ष को सुना जाए, हमारा पक्ष दिखाया जाए, बताया जाए, योर ऑनर और माय लॉर्ड, फलाना ढिमकाना। आप देखिए, बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप देखिए कि चुनाव आयोग के जितने भी केसेस हैं सब में मजबूती से लड़ रहे हैं। कहीं पर भी देखा कि लूज हुआ, वकील लूज हुए, सॉलिसिटर जनरल से लेकर सब एकदम गेयर लगा के खड़े रहते हैं कि नहीं, हम पक्ष हमारा ये है और ये कैसे हो सकता है वो। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब ये मामला पहुंचा प्रज्ञा जी, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने ढील दे दी मामले को, बिल्कुल ढील दे दी कि मिलॉर्ड जो सुनाएंगे वही सुनाएंगे, हम अपनी तरफ से न वकील न दलील। क्यों सुनाते हैं, आइए मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, प्रभात कुमार हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, वो क्या कहते हैं उनको सुनेंगी तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। के मामले में आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो एक बात मैंने नोटिस किया, यूजीसी रेगुलेशन के मामले में आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो एक बात मैंने नोटिस किया
कि आम तौर पर किसी कानून, किसी सर्कुलर, किसी नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई याचिका आती है तो सरकार उसका विरोध करती है, उस याचिका का विरोध करती है। सरकार उस कानून को, उस सर्कुलर को, उस नोटिफिकेशन को डिफेंड करती है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ये याचिका गैर जरूरी है, ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, तमाम बातें की जाती हैं और विरोध किया जाता है कि हर हाल में, और उस कानून, उस सर्कुलर, उस नोटिफिकेशन को डिफेंड किया जाता है। लेकिन आज ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक बात और कि सामान्यतया किसी सर्कुलर, किसी नोटिफिकेशन, किसी कानून पर रोक की जब मांग की जाती है तो सरकार ये कहकर उसका विरोध करती है कि जब तक इस पर सुनवाई नहीं हो जाती, विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती, दोनों पक्ष को सुन नहीं लिया जाता, सरकार के पक्ष को सुन नहीं लिया जाता, तब तक अदालत को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। इस मामले में नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक पे लगा दिया, सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। और ऐसा नहीं था कि सरकार की तरफ से कोई था नहीं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अटॉर्नी जनरल के बाद से दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं सरकार के, वो खुद थे वहां पर, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं जताया। तो एक बात समझ में आती है, वो ये कि शायद सरकार के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सरकार की तरफ से ये संदेश होगा कि भाई साहब, आप अपने तरफ से कुछ मत बोलिएगा, कोर्ट जो करेगी उसे करने दीजिएगा, क्योंकि इतना बवाल मचा है। अगर आप कुछ बोलेंगे, मैसेज आएगा कि सरकार इस कानून, इस सर्कुलर को डिफेंड कर रही है। तो देखा प्रज्ञा जी, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। एक तरफ तो ये प्रयोग कर दिया हिंदू, देखिए इस देश के नेताओं के पास, इस देश की राजनीति में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का पुराना फॉर्मूला है उनके पास। वो पुड़िया से फार्मूला निकालते हैं और हिंदू मुसलमान लड़ जाते हैं। लेकिन जातियों को लड़ाने का फॉर्मूला अभी नहीं है। जातियों को लड़ाने का ये फॉर्मूला बनाया जा रहा है, लैब में तैयार किया जा रहा है, और उसकी ये टेस्टिंग थी प्रज्ञा जी। ये उसका परमाणु परीक्षण था कि कैसे पिछड़े अगड़ों से लड़ेंगे, कैसे पिछड़े दलितों से लड़ेंगे, दलित पिछड़े अगड़े कैसे लड़ सकते हैं, ये उसका टेस्टिंग था। और केंद्र ने इसकी टेस्टिंग की है, और इसकी टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश की सरकार कुर्बान हो सकती है प्रज्ञा जी, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि जो अपर कास्ट अब तक भारतीय जनता पार्टी के हर ऊल जलूल, हर फैसले को डिफेंड करते थे, जो लोग डिफेंड करते करते खुद को अंधभक्त तक कहलाने लगे, जिनको लोग अंधभक्त बोलने लगे, वो सड़क पर आ गए। उन्होंने सरकार को गालियां बकनी शुरू कर दी। यहां तक कि मामला पहुंच गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, भाजपा की कब्र खुदेगी, ये सब प्रज्ञा जी होने लग गया। सुनाइए दर्शकों को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी के छाती पर प्रज्ञा जी, ये नारे लग रहे हैं और सब बिल्कुल सन्नाटे में हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कांग्रेस की एक महिला नेता थी, राहुल गांधी की रैली में आई थी, आइए दिखलाते हैं, वो भी दिखला देते हैं। उसने जब कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी तो बड़ा भाजपा परेशान हो गई थी संसद तक में। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये देखें, इन महिलाओं ने जब कहा था तो भाजपा ने संसद में मुद्दा उठा दिया था। किरण रिजिजू संसद में आ गए, बोले कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ कब्र खुदेगी, ये सब देशभक्त, देशद्रोही, पाकिस्तान चले जाओ, ये सब फलाना। एनसीए एनआरसी में भी आपने देखा कि अब कोई बोलने वाला नहीं है, अब कोई बोलने वाला नहीं है। अब जब यूजीसी का विरोध करने वाले लोग इस बात को कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आगे इंशाअल्लाह नहीं लगा रहे हैं, केवल बाकी सब वही रिपीट कर रहे हैं जो सीएनआरसी में रिपीट हुआ, जो उसके बाद रिपीट हुआ, वही सेम टू सेम। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ रहा भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा लग रहा जैसे प्रज्ञा जी सांप सूंघ गया है इन लोगों को, सबको। और इससे पहले जो है नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे वो भी आपको एक बार सुना देते हैं। कब्र खुदेगी पर नरेंद्र मोदी जी भी बड़ा जो है वो भावुक हो जाया करते थे। वो भी कहते थे कि देखो हमको जो है कब्र खुदेगी हमारे लिए कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी हमारे लिए कहते हैं। अगर उनकी बाइट मुझे मिल जाती है तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा प्रज्ञा जी। ये रहे नरेंद्र मोदी, खुले मंच से नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी, सुनिए।
माला जपते जपते कह रहे हैं मैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। जब मुसलमान कह रहे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जब कांग्रेस के लोग कह रहे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तब मोदी कह रहे थे कब्र नहीं खुदेगी कमल खिलेगा। तब भारतीय जनता पार्टी संसद तक चिल्ला रही थी। और अब जब इनका कोर वोटर कह रहा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और यहाँ तक कि प्रज्ञा जी पोस्टर जला रहे हैं, वो हम नहीं दिखा रहे हैं, जूते तक मार रहे हैं नरेंद्र मोदी के पोस्टर के ऊपर पुतला बना करके, तब भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लग गया है कि अब पारा सिर से ऊपर, पानी सिर से ऊपर जा चुका है। और ये पानी सिर से ऊपर गया है और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चुनाव है। भुगतना सबसे पहले किसको पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ को। सनातन विरोधी मुख्यमंत्री अगर कोई प्रोजेक्ट हुआ है, खुद बाबा होते हुए प्रज्ञा जी, खुद योगी होते हुए, तो वो पूरे भारत देश में आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ प्रोजेक्ट हुए हैं, जिनके लिए संदेश गया कि उन्होंने इस देश के भगवान शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया, पहली बात। दूसरी बात, यह संदेश गया कि यूजीसी जैसा कानून लाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, जातियों से जातियों को लड़ाने जैसा कानून लाने की आवश्यकता थी नहीं। अब इस यूजीसी के कानून पर रोक लग गई है, रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो अब पिछड़े नाराज होना शुरू हो गए कि भाई जब तक अब तक जो है अगड़ी जातियां हम पर जुल्म कर रही थी, अब तक अगड़ी जातियां प्रभुत्व बनाकर रखी थी। एक आंकड़ा दिखाता हूं प्रज्ञा जी, आपको भी समझ में आएगा कि उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप आती हैं तो दर्शक आपसे कुछ और ही चाहते हैं, कुछ फैक्ट टू फैक्ट बात हम करते हैं। आइए इधर, जी हाँ, इन आंकड़ों को देखिए जरा। अब तक जो है प्रज्ञा जी, एक चीज बता लूं फिर मैं शुरू करता हूं। ओनली 4% अब तक प्रज्ञा जी मैं बताऊंगा, अब तक प्रज्ञा जी ये हो रहा था कि अब तक पिछड़े ये कह रहे थे, दलित ये कह रहे थे कि जब तक आप हम पर रूल कर रहे थे तब तक कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में जब ये कानून आ गया कि भाई आप हमको जाति सूचक गाली देंगे, जाति आर्थिक गाली देंगे, कुछ ऐसा करेंगे, भेदभाव करेंगे तो हम शिकायत करेंगे, तुम पे कार्रवाई होगी। जब ये कानून आ गया तुमको चुनने काटने लग गए। क्यों जी? आप पिछड़े नाराज होना शुरू हो गए। ये कानून लाए तो इसलिए थे क्योंकि भाई ठाकुर, पंडित और बनिया कितना समुदाय बनता है? लगभग 16, 15, 16, 17% प्रज्ञा जी। और पिछड़ा समुदाय बनता है लगभग 60-65% के आसपास। तो पिछड़ा दलित जब 60% 65-70 के आसपास बन रहा है तो फिर क्यों ना इनके वोट को अरोर लिया जाए ऊपर। और ये दलित और ये अपर कास्ट जाएगा कहाँ, सामान्य वर्ग जाएगा कहाँ? आएगा तो हमारे ही पास। बिल्कुल सही बात। इनके पास ना कोनो और ना हमारा कहूँ ठौर, वही बात हो गई। तो अब पिछड़ा नाराज होना शुरू हो गया। पिछड़े ने कहा अच्छा हमारे लिए एक कानून लेकर आए थे और ठाकुर पंडित विरोध मार दिए तो तुम कानून वापस ले लिए, पीछे हो गए। तुम जो है ये तक नहीं किए कि वहां सुप्रीम कोर्ट के भीतर बचाव ही करते, लालीपाप दिखाए और गुड़ दिखा के ढेला मार के चल दिए। बताए तुम्हारे लिए कानून लाए थे, रोल बैक भी करवा दिए सुप्रीम कोर्ट से, हैं? तो अब पिछड़ों में मैसेज जा रहा, पिछड़े गाली बकना शुरू हो रहे। तो भाजपा ना घर की रह रही ना घाट की रह रही आज की तारीख में। ये अब आइए अब हम आपको दिखाते हैं प्रज्ञा जी, अब ये बताते हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज में हालत है। शिक्षकों की बात कर रहा हूं, छात्रों की तो बात मैं करूंगा। छात्र तो कैसे कैसे जाति सूचक शब्दों से चिढ़ाए जाते हैं, यादव जी, फलाने जी, ये जी, वो हम आपको यहां बता भी नहीं सकते हैं। ये रिपोर्ट जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की है प्रज्ञा जी, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये छापा है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें सिर्फ 4% प्रोफेसर जो हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 4% प्रोफेसर ही ओबीसी के हैं। ओनली 4%, 100% में 4%, बाकी 96% ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण, बनिया सब यही समुदाय है प्रज्ञा जी। तो जो समुदाय 65 से 70% की भागीदारी समाज में रखता है, वो समुदाय यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 4% है, ओनली 4%। तो राहुल गांधी की तो बात बिल्कुल सच साबित होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जातिगत जनगणना कराओ, मालूम चल जाएगा किसकी कितनी भागीदारी, किसकी हिस्सेदारी। आइए खत्म नहीं हुआ है, आइए अब तो शुरू होता है मामला। अब देखिए प्रोफेसर कितने हैं, अभी तो है तो परसेंटेज में निकाल के बताया, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 4%। अब देखिए कितना प्रोफेसर है 45 यूनिवर्सिटीज में। देखिए प्रोफेसर जो प्रज्ञा जी हैं 1341 प्रोफेसर हैं टोटल,
और जिसमें जनरल यानी अपर कास्ट के 1146 प्रोफेसर हैं, टोटल 1341 हैं, और जिसमें से जो ठाकुर पंडित और अपर कास्ट हैं वो 1146 हैं, सामान्य वर्ग के जो प्रोफेसर हैं। और बाकी SC ST OBC ये तो मतलब उंगली पर गिनने लायक भी नहीं है। 96 22 60 3 14 खत्म खेल इनका भाई। टोटल 1341 प्रोफेसर हैं तो उनमें 1046 तो अपर कास्ट का दबदबा इसे कैसे हो सकता है भाई? जब आप 14-15% हैं तो इतना दबदबा कैसे हो सकता है? फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्टें हैं टोटल हैं 2817 और उनमें 2304 प्रोफेसर 2304 जनरल कोटे के हैं भाई। ये असमानता कौन सी है कॉलेजेस के भीतर? ये असमानता क्या है यार कि SC 231 हैं, ST 69 हैं, और SC ST OBC पढ़ नहीं रहा क्या? या पढ़ रहा प्रोफेसर बनने लायक नहीं है, मास्टर बनने लायक नहीं है SC ST OBC? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए टोटल पद हैं इनके पास जो काम कर रहे हैं 13,098 और जिनमें जनरल ही हैं केवल 8,734 और बाकी SC ST OBC 1,644 और 1,900, यानी हर जगह जनरल प्रोफेसर भरे हुए हैं, हर जगह टोटल पदों में लगभग सब उन्हीं का कब्जा है। और उसके बाद जब ये नियम आता है तब हो हल्ला है, हो हल्ला हो रहा है। और इसी हो हल्ले में भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल गई है। हिंदू मुसलमान में तो चल जाता था ना, हिंदू मुसलमान में मामला चल जाता था। आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कल मस्जिद पे चढ़ रहे हैं, परसों और लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, नरसों कह रहे हैं अजान ऐसे नहीं होगी, परसों कह रहे हैं वजू ऐसे नहीं होगा, नरसों कह रहे हैं कि भाई शिवलिंग के नीचे, मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, फलाना है, ढिमकाना। लेकिन जातियों को लड़ाने में अभी इनको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी इनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जातियों को लड़ाने में जैसे ही ये लड़ाने के लिए आए वैसे ही फंस गए प्रज्ञा जी। अब ना आगे कुआं पीछे खाई, अब जाए कहाँ भाई? तो भाई सुप्रीम कोर्ट में भाई ने जो है वही नहीं किया, लड़े ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। जब नियम लेकर आए थे तो लड़ना चाहिए था, काहे नहीं लड़े? या अगड़ों के साथ धोखा किया कि पिछड़ों के साथ धोखा किया? अगड़े मानना है हमारे साथ धोखा किया, पिछड़े मानना है हमारे साथ धोखा किया। बिल्कुल। और ये इन सब का शिकार होगी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय जनता पार्टी का लिटमस टेस्ट था, इसमें किसी की जीत नहीं हुई। अगर सवर्ण समाज समझे कि उनकी जीत हुई है तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक लिटमस टेस्ट किया था जातियों को लड़ाने का, जिसमें वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूजीसी के मामले में तो भाजपा ना घर की रही ना घाट की रही, पूरा सिनेरियो हमने परत दर परत आपको समझा दिया है। आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। हो सकता है कि अगले वीडियो में हम आपको ना मिल पाएं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर वीडियो नहीं होगा तो हम भी आपको नहीं दिख पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आसपास के लोगों से करवाइए, ताकि सही जानकारी, सही खबर समय रहते आप तक पहुँच जाए। नमस्कार, जय हिंद।